कोरोना के खतरे के बीच कई सवाल हैं जिसका जवाब हर कोई इस वक्त जानना चाहता है। हमारे साथ देश के 21 बड़े डॉक्टर जुड़े हैं जो आपके हर सवाल का जवाब देने वाले हैं। तो सवाल ये है कि क्या अमेरिका की तरह भारत में भी जल्द मास्क हट जाएगा? जाने माने फिजिशियन डॉक्टर एम वली का इसका जवाब देंगे। डॉक्टर वली, बताइए कि क्या अब अमेरिका की तरह ही भारत से भी जल्द मास्क हटने वाला है? अभी ये खबर आ गई, लोग मचल गए कि जो बिडेन ने अनाउंस कर दिया अमेरिका में कि जिनके टीके पूरे हो गए, जिनको 2 टीके लग गए, 2 जैब्स लग गए, वो अपना मास्क उतार सकते होंगे उनके यहाँ। हमारे यहाँ तो हर तरह के कोरोना के स्प्रेडर्स है ना, सुपर स्प्रेडर हैं, बच्चों को बचाना है, हर तरह के हमारे यहाँ कॉम्बिनेशंस हैं। और इस समय तीसरी लहर की तैयारी है, तो ऐसा हम नहीं कर सकते, हमको ऐसी इजाज़त बिल्कुल नहीं है। हम लोग तो डबल मास्क लगा रहे हैं, वो 2 टीके पे मास्क उतार रहे हैं, तो ऐसा बिल्कुल हमारे यहाँ साइंटिफिकली उचित नहीं है। उनके यहाँ हुआ करे होगा, वो सेटिस्फाई होंगे अपने अरेंजमेंट से। लेकिन हमारे यहाँ तो अभी कोरोना ने नया चैलेंज दे दिया ना, कोरोना फैलने लगा है गाँव में। सो ये बहुत ख़तरनाक चीज़ है, इसकी रियायत करनी चाहिए। बहुत ज़रूरी है कि हम मास्क पहने, 2 गज की दूरी रखें और हम घर में रहें। इस वक्त डॉक्टर अभिलाषा भी हमारे साथ हैं। डॉक्टर अभिलाषा, आपसे सवाल यही कि क्या कोरोना और डायबिटीज़ की दवा एक साथ चल सकती है? कोविड में हमें डायबिटीज़ को कंट्रोल रखना बहुत ज़रूरी है और कंट्रोल रखने के लिए दवाइयाँ लेनी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। हमें नियमित रूप से अपनी दवाइयाँ, अगर आपकी खाने की गोली चल रही है शुगर की तो खाने की गोली, अगर आपकी इंसुलिन चल रही है तो इंसुलिन ज़रूर लें, बिल्कुल भी नहीं छोड़ें। और रेगुलर अपनी शुगर चेक करते रहें, उसको कंट्रोल रखें। अगर शुगर कंट्रोल नहीं है तो आप अपने एंडोक्रिनोलॉजिस्ट को ज़रूर दिखाएं और अपनी दवाइयों को एडजस्ट करा के शुगर कंट्रोल कराएं। हमने देखा है कि कोविड जिनको होता है और जिनकी शुगर कंट्रोल नहीं है, उनमें काफ़ी ज़्यादा सीरियस प्रॉब्लम्स, वेंटिलेटर की रिक्वायरमेंट, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट, हॉस्पिटल में भर्ती होना, ये काफ़ी ज़्यादा कॉमन है। और उन्हीं पेशेंट्स में ही जो ब्लैक फंगस की इन्फेक्शन आप काफ़ी सुन रहे हैं आजकल हो रहा है, वो भी काफ़ी कॉमन है, स्पेशली जिनमें शुगर कंट्रोल नहीं है। तो इसलिए हमें ध्यान रखना है, डायबिटिक पेशेंट्स को ध्यान रखना है कि अपना शुगर अच्छे से कंट्रोल रखें। शुगर को कंट्रोल करने के लिए सबसे पहली चीज़ है अपना खाना कंट्रोल करें, डाइट कंट्रोल करें। मीठा, घी वाली चीज़ें, तेल वाली चीज़ें, फ्राइड चीज़ें, मैदे वाली चीज़ें, ये सब नहीं खाएं। दूसरी चीज़ मेडिटेशन, योगा, बाहर तो जा नहीं सकते हैं तो योगा एक्सरसाइजेस घर पे ही करें। तीसरी चीज़ अपना फिजिशियन को, एंडोक्रिनोलॉजिस्ट को अच्छे से दिखाएं, रेगुलरली दिखाएं और मेडिकेशंस लेते रहें। तो देश के 21 बड़े डॉक्टर आप तक ये जानकारी पहुंचा रहे हैं कि इस समय, खतरनाक समय, आप क्या करें क्या ना करें। इस वक्त हमारे साथ संदीप नायर डॉक्टर भी जुड़ गए हैं। संदीप जी, आपसे सवाल यही हमारा कि क्या ऑक्सीजन लेवल कितना होना चाहिए शरीर में जब आपको ये महसूस हो जाए कि अब अस्पताल जाने की तो ज़रूरत है? क्योंकि ऑक्सीमीटर सबके घर में है, तो कहीं ना कहीं ये एक भ्रम लोगों के अंदर है। देखिए, कोविड में अगर हम देखा जाए तो ऑक्सीजन जो होता है अगर 94% से ऊपर है तो हम कह सकते हैं कि ठीक है, घर में अगर आप मैनेज कर सकते हैं, बशर्ते कोई पेशेंट को बाकी प्रॉब्लम ना हो। ये नहीं कि सिर्फ ऑक्सीजन को ही देखना है। अगर किसी की सांस ज़्यादा फूल रही है तो डेफिनेटली वी विल थिंक कि इनको हॉस्पिटल लेके जाना है। मगर अगर किसी का सिचुएशन फॉल कर रहा है, स्पेशली जब 93% से नीचे जा रहा है, तब हमारे को ध्यान रखना है, क्योंकि इससे नीचे हमने देखा कि बड़ी फास्ट डिप होता है, बड़ी जल्दी वो पेशेंट हाइपॉक्सिक यानी कि लो ऑक्सीजन के कारण वो उनको तकलीफ होनी शुरू हो जाती है। इसलिए एक लेवल जो हमारे गाइडलाइंस में कहा गया वो 94% है, लेकिन मैं ये भी कहूँगा किसी का 99% बेसलाइन रहता है और जल्दी से डिप हो रहा है 98, 97, 96 ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, तो हमारे को ज़रा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि 94 तक कई बार इंतज़ार नहीं भी करना चाहिए। अगर पेशेंट को ज़्यादा तकलीफ हो रही है, सांस फूल रहा है, तो हमारे को पहले ही हॉस्पिटल पहुँचना चाहिए। कोविड के अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट क्लिनिकल जजमेंट रहती है। ये सीटी स्कैन का जो एक चाल चल पड़ी है कि हर पेशेंट का हर दूसरे दिन, तीसरे दिन सीटी कराना, ये अच्छी बात नहीं है। बार बार HRCT कराना काफ़ी ख़तरनाक भी हो सकता है, क्योंकि एक सीटी स्कैन में कराने में काफ़ी रेडिएशन जाती है। अब मैं मानता हूँ कि अब नए जो सीटी स्कैन आ गए हैं उनमें रेडिएशन उतनी नहीं है जितने पुराने सीटी स्कैन्स में थी, लेकिन फिर भी ये एक्सरे से कई गुना है, कोई 50 गुना, 100 गुना, डिपेंडिंग ऑन कौन सा आप HRCT इस्तेमाल कर रहे हो।
हमें क्लिनिकल एक्यूमेंट नहीं भूलना चाहिए। अगर मेरा पेशेंट ठीक हो रहा है, ऑक्सीजन बढ़ रहा है, मेरे मार्कर्स ठीक हो रहे हैं, ब्लड टेस्ट ठीक हो रहे हैं, तो मैं क्यों फालतू में उनका HRCT बार बार कराऊंगा। हाँ, अगर पेशेंट ज़्यादा सिक हो रहा है, ज़्यादा सीरियस हो रहा है और पहले उसने जल्दी करा लिया था, इसलिए मैं चाहता हूँ कि कोई भी अगर CT कराना है तो बहुत जल्दी नहीं कीजिए। पहले 7 डेज में अगर आप CT कराएंगे तो हो सकता है आपको गलतफहमी हो जाए कि आपको कुछ है ही नहीं प्रॉब्लम, क्योंकि ये CT स्कैन में चेंजेस ही लेट आते हैं। इसलिए CT स्कैन कराना भी है तो 7 डेज के बाद कराना है। लेकिन अगर उनके सिम्टम्स बहुत ज़्यादा खराब हैं और CT उतना अच्छा नहीं उतना बुरा नहीं था जितना उसने कराया था, तब कई बार हमें रिपीट करना पड़ता है। लेकिन मैक्सिमम कोशिश कीजिए कि अगर एक बार HRCT हो जाए तो वही बहुत है, ज़्यादा बार बार CT कराना बहुत हार्मफुल हो सकता है। डॉक्टर सरनाम सिंह भी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। डॉक्टर सरनाम, सबसे बड़ी परेशानी ये है कि तीसरी लहर में बच्चों को सबसे ज़्यादा खतरा बताया जा रहा है। ऐसे में बच्चों को कोरोना से बचाने के अस्पतालों में किस तरीके के इंतजाम हैं? जहाँ तक सवाल है बच्चों का, बच्चों के लिए भी डेफिनेटली जैसा कि तीसरी लहर में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, सारी एज ग्रुप की तरह से ओल्ड एज में या एडल्ट्स में उसी तरह से तीसरी वेव में ये मान सकते हैं हम कि बच्चों को भी उतना ही इन्फेक्शन होगा, संक्रमण होगा, बिकॉज बाकी एज वाले जो लोग हैं उनको वैक्सीनेट हो चुके होंगे तो उनमें काफ़ी हद तक इन्फेक्शन के चांसेस कंपैरेटिवली कम हो जाएंगे। लेकिन बच्चे चूँकि वैक्सीनेटेड नहीं होंगे तो उनमें ज़्यादा चांसेस रहेंगे। तो इसलिए सारे इर्रेस्पेक्टिव ऑफ एज सारे ग्रुप और सारी एज ग्रुप के लोग इन्फेक्ट हो सकते हैं तीसरी वेव में। तो इसलिए मेरा मानना ये है कि उससे जिस तरह से दूसरी वेव में थोड़ा सा हम देख रहे हैं कि अव्यवस्थाएं हुई, तो उस तरह से तीसरी वेव में ना हो, तो उसके लिए हमको सारे उसी तरह से बेड्स असाइन करने पड़ेंगे। बच्चों के लिए भी उनके वेंटिलेटर्स भी स्पेसिफिकेशन उनके डिफरेंट होते हैं, तो वेंटिलेटर्स भी हमको उचित मात्रा में खरीदने पड़ेंगे। और हमको उसी तरह से ट्रेन नर्सेस, पैरामेडिक्स करने पड़ेंगे, मॉड्यूल्स बनाने पड़ेंगे। और जो के क्षेत्र में जो भी बाल रोग विशेषज्ञ हैं या पीडियाट्रिशियन जिनको कहते हैं, उनको भी हमें उचित मात्रा में भर्ती करना पड़ेगा या उनको इस तरह की जॉब असाइन करनी पड़ेंगी। और मुझे लगता है कि अगर ये हम कर पाएंगे तो हम जिस तरह से हमें दूसरी वेव में कष्ट हुआ उस तरह का मुझे लगता है कि इस तरह से कष्ट नहीं होगा और हम बहुत सारी जानें बचा पाएंगे। देखिए, कोरोना वायरस के लगातार म्यूटेट होने की खबरें आप तक पहुंच रही होगी, यानी नए वेरिएंट की खबरें। ऐसे में क्या कोरोना वैक्सीन नए वेरिएंट से बचाएगी? डॉक्टर मधुलिका बता रही हैं। कोरोना से एक बार इन्फेक्शन हो जाने पे एक ब्रॉड इम्यून रिस्पांस हो जाती है बॉडी में, जिससे वो आगे होने वाले संक्रमण से भी वो बचाती है, वही इम्यून रिस्पांस। तो ऐसा नहीं है कि एक बार अगर कोविड-19 से इन्फेक्शन हो गया है और दूसरी बार होता है तो वो भी उतना ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। दूसरी बार इनफैक्ट जो इन्फेक्शन होगा वो थोड़ा एसिम्प्टोमेटिक फेज में ही चला जाएगा, क्योंकि बॉडी पहले से ही तैयार है अपने इम्यून सेल्स के साथ और वो उससे ज़्यादा बेहतर लड़ सकती है। और जो म्यूटेशंस होता है वो वायरस की इन्फेक्टिविटी तो वही होती है, वो वही सिम्टम्स प्रोड्यूस करते हैं, बट जो म्यूटेशंस होते हैं उसकी वजह से उसके ट्रांसमिशन की एबिलिटी और उसके कॉम्प्लिकेशंस पैदा करने की एबिलिटी वो बढ़ जाती है। तो एक बार अगर इन्फेक्शन हो चुका है तो बॉडी एडिक्वेट इम्यून रिस्पॉन्स कर लेती है, जिसकी वजह से आगे होने वाले इन्फेक्शन से वो थोड़ा बच सकती है। बट ऐसा नहीं कि वो इन्फेक्ट नहीं हो सकते हैं, वो इंसान दोबारा इन्फेक्ट हो सकते हैं, लेकिन उनकी जो इम्यून रिस्पॉन्स वाले सेल्स हैं वो उसको प्रोटेक्ट जरूर करेंगे आगे। देखिए, कोरोना की तीसरी लहर में सबसे ज़्यादा खतरा बच्चों को बताया जा रहा है। ऐसे बच्चों को कोरोना से आप कैसे बचाएं? डॉक्टर मीना से जानिए। बच्चों में जो कोरोना केसेस हम देख रहे हैं वो प्राइमरली उनके पेरेंट्स या अटेंडेंट्स की वजह से आते हैं। तो जिनको भी घर में सिम्टम्स है फ्लू लाइक इलनेस के, फीवर, कोल्ड, कॉफ, वो बच्चों से आइसोलेट रहें जितना हो सकता है। और घर पे भी हैंड हाइजीन पे ज़्यादा ध्यान दें और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें और बाहर तभी निकले जब ज़रूरत हो, क्योंकि बच्चे जो 2-3 इयर्स के छोटे हैं वो फेस मास्क पहनने से इनकार करते हैं। ऐसे लोगों को हम बचाने में बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। तो फेस शील्ड के यूज़ करें और बच्चों को तभी निकालें जब बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हमारे जो बच्चे हैं लेस देन 18 इयर्स में अभी वैक्सीनेशन अभी अलाउड नहीं है,
तो दे आर कम्प्लीटली अनवैक्सीनेटेड, सो दे आर मोर प्रोन फॉर इन्फेक्शन इफ दे आर अनवैक्सीनेटेड। बट ये भी हमें फर्स्ट या सेकेंड वे में देखा गया है कि बच्चों में सिवियरिटी कम होती है। इवन जो अभी इस सेकेंड वे में हम इन्फेक्शन देख रहे हैं वो कंपेयर टू फर्स्ट वे बहुत ज़्यादा है और सिम्टोमेटिक भी है, और कुछ लोगों को हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत भी पड़ रही है। मगर ये बोलना कि थर्ड वे में बहुत सीवियर पेशेंट्स केसेस मिलेंगे और बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन मिलेगा, ये बोलना अभी मुश्किल है। बट येस, डेफिनेटली देयर इज़ अ चांस ऑफ थर्ड वेव अफेक्टिंग यंगर वंस ऑल्सो। अगर आपको वैक्सीन की डोज लग चुकी है या लगने वाली है तो एक सवाल आपके जहन में होगा कि क्या वैक्सीन डोज लगने के बाद बुखार आए तो इंसान क्या करे। आपको बता रहे हैं डॉक्टर MC मिश्रा, जानिए। ये कहना कि आप जमीन के नीचे होने वाली कोई चीज न खाएं, जैसे उसमें दाल, रोटी, चावल, मूली, शलगम सब आते हैं, तो ये बेकार की बात है। ये सब व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से ये चंडू खाने की खबरें हैं, इन पे ध्यान देना बंद करिए आप लोग और अपना अच्छी प्रोटीन डाइट लें और बिल्कुल अपना ध्यान रखें। फ्लूइड्स, जो लिक्विड्स का हम बार बार कहते हैं, तरल पदार्थों का सेवन करें और अपना मनोबल पूरा ऊंचा रखें और डॉक्टर से सलाह करके अपने ध्यान रखें स्वास्थ्य का और अपने परिवार का। अगर संक्रमण का जरा सा भी शंका होती है घर में तो अपने को आइसोलेट करें और अपने खाने का, अपने तरल पदार्थों का खास ध्यान रखें। और देखिए, तीसरी लहर जो आने वाली है जिसकी उम्मीद जताई जा रही है, क्या ये और भी खतरनाक हो सकती है? डॉक्टर MC मिश्रा से जानिए। देखिए, टीका लगने के बाद थोड़ा बहुत बुखार आता है, बहुत ज्यादा बुखार नहीं आता है। और आपका बुखार बहुत ज्यादा है तो उसको टीके से मत जोड़िए। हो सकता है आपने टीका लगाने से जस्ट पहले कोविड कहीं से कॉन्ट्रैक्ट किया हो और आपको इन्फेक्शन लग गया हो, तो आप जो है उसका ये मान के चलिए कि टीके का जो बुखार है बहुत माइल्ड सा होता है और 24 घंटे में ठीक हो जाता है और उसके लिए पैरासीटामोल आप ले सकते हैं। देखिए, तीसरी लहर पे चर्चा करना अभी व्यर्थ है। कैसे आएगी कि नहीं आएगी। अगर वैक्सीनेशन हमारा अच्छे से शुरू हो गया, लोग बचाव करते रहे, तो कहिए तीसरी लहर आए ही नहीं या थोड़ी बहुत आए। तो इसलिए तीसरी लहर पे अभी हम समय व्यर्थ न करें, हम अभी दूसरी लहर से ही निपट लें अच्छे से। वही सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस तरह की जो सुनामी आई है दूसरी लहर में, वो बहुत सबको उसने परेशान किया है। अब केसेस कुछ कम होना शुरू हुए हैं, तो इसलिए आप इस पे ध्यान दें। अभी तीसरी लहर की चर्चा हम लोग कर लेंगे बाद में। और मैं समझता हूँ तीसरी लहर, अगर हमारा टीकाकरण अभियान जैसे प्लान किया जा रहा है उसका, तो अगर वैसे चलता रहा तो हम शायद तीसरी लहर बहुत आराम से निकाल लें। अच्छा, देखिए, कोरोना के समय में जो लोग संक्रमित हैं वो एस्टेरॉयड का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो एस्टेरॉयड का लॉन्ग टर्म असर क्या हो सकता है, क्या खतरनाक हो सकता है? डॉक्टर महेश्वरी बता रही। स्टेरॉयड एक ऐसी तरह की दवा है जिसे हम दो धारी तलवार बोलते हैं, क्योंकि एक तरफ जहां स्टेरॉयड जीवन दायिनी भी है और जीवन बचाती भी है, वहीं स्टेरॉयड जो है हमें नुकसान भी बहुत पहुंचाता है। देखा गया है कि अगर कोई लंबे समय तक स्टेरॉयड थेरेपी पर रहता है तो उसकी वजह से कई तरह की समस्याएं सामने आ सकती हैं, जैसे कि हड्डियां बहुत ज्यादा कमजोर हो जाती हैं, जो शुगर लेवल होता है शरीर का वो बढ़ जाता है काफी ज्यादा। उसके अलावा ब्लड प्रेशर शरीर का बहुत ज्यादा बढ़ सकता है। इसकी वजह से हमारी जो खून की धमनियां होती हैं उनमें भी एथेरोस्क्लेरोसिस यानी खून के धक्के जो हैं जमने की संभावनाएं जो हैं वो बढ़नी शुरू हो जाती हैं। आंखों पर ये बुरा असर डालता है, इससे कैटरेक्ट और ग्लोकोमा जैसी परेशानियां हो सकती हैं। वजन बढ़ाना, भूख बढ़ाना और तरह तरह की आने वाले समय पे कष्ट और परेशानियां भी हमने देखा है कि स्टेरॉयड के सेवन की वजह से बढ़ जाता है। जी हाँ, इस वक्त क्योंकि हम महामारी के समय में कोरोना के काफी ज्यादा मरीज घर में ही मैनेजमेंट कर रहे हैं और ऐसे समय में जब अस्पतालों में बेड मिलने की दिक्कत हो रही थी तो बहुत सारे लोग घर पर रह करके ही ट्रीटमेंट कर रहे हैं और ऐसी स्थिति में स्टेरॉयड का इस्तेमाल घर पर रह करके भी किया जाता है। देखा जाए तो जो ऐसे मरीज हैं जिनका ऑक्सीजन लेवल फॉल हो रहा होता है या जिनको बुखार बहुत तेज चल रहा होता है और टूट नहीं रहा होता है बुखार, या जिन लोगों के इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स बहुत ज्यादा बढ़े हुए होते
होते हैं या जिनको सांस लेने में दिक्कत हो रही होती है, ये खास तौर से ऐसा वर्क होता है जिसमें हमें स्टेरॉइड देना पड़ता है, क्योंकि इन लोगों को स्टेरॉइड से फायदा होता है और अभी कोरोना के संक्रमण में खास तौर से ये बात देखी गई है। तो ये एक ऐसा वर्ग है जिन्हें हम घर में रह करके भी स्टेरॉइड देते हैं, लेकिन वहीं जब स्टेरॉइड दिया जाता है तो साथ में इस बात का भी ध्यान रखना होता है कि उनका ब्लड प्रेशर, उनका शुगर लेवल, खासतौर से ऐसे लोग जिनको कि पहले से ब्लड प्रेशर की बीमारी है या जिनको पहले से शुगर की प्रॉब्लम है, डायबिटीज है, उन सभी लोगों को खासतौर से बोला जाता है कि जब आप स्टेरॉइड का सेवन करेंगे तो इसकी वजह से शुगर लेवल भी बढ़ता है, ब्लड प्रेशर भी बढ़ता है। तो ऐसे मरीजों को हम पहले से आगाह करते हैं कि स्टेरॉइड लेने के बाद आपकी ये समस्याएं और बढ़ सकती हैं, इसलिए आपको इन सभी चीजों को मॉनिटर करना बहुत ज्यादा जरूरी है, ताकि अगर ये लेवल्स बढ़े तो हम उसके अनुपात में जो ब्लड प्रेशर की मेडिसिन है या जो डायबिटीज की मेडिसिन है उसका अनुपात भी उतना बढ़ा सके, ताकि कोई दिक्कत परेशानी ना हो मरीजों को और वो जल्दी ठीक हो। देखिए, कोरोना की जो वैक्सीन है उनके 2 डोजेस के बीच में गैप होता है। कोविशील्ड ने उसे अब 12 से 16 हफ्ते कर दिया है, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या दोनों डोजेस के बीच में जो गैप है उसको बढ़ाने से कुछ बदलेगा? नीरज निश्चल से, डॉक्टर नीरज निश्चल से जवाब जानते हैं। जो पहली डोज लगाकर आपको एक इम्यून रिस्पांस मिलेगा, और ताकि उसके बाद जो सेकंड डोज जो अभी हम बात कर रहे हैं 3 से 4 महीने के बीच में लेने की बात, तो ताकि आप उसके बाद हम पूरी तरह से इम्यून हो जाए, तो पहले डोज लगवाने में बिल्कुल कोई देरी नहीं करनी चाहिए। और दूसरा डोज जो अभी 3 से 4 महीने कोविशील्ड की बात की गई है वो उसका पालन करें। तो क्या दूसरी डोज में देरी हो लेकिन पहले जल्दी लेनी चाहिए? डॉक्टर नीरज से जानिए। नहीं, बिल्कुल, जो भी अभी डेटा आया है जिसके बेसिस पे ये डोज बढ़ाने की कोई बात की गई है, तो इससे ये एक्सपेक्टेड है कि जो इम्यून रिस्पांस होगा, जो एफिकेसी होगी इस वैक्सीन की, वो पहले के मुकाबले बढ़ जाएगी। तो डेफिनेटली इससे जो बीमारी की सिवियरिटी और मोर्टेलिटी पे फ़र्क पड़ेगा और इससे लोगों का फ़ायदा होगा। ये बढ़ाने का जो डिसीजन लिया गया है ये इसी बेसिस पे लिया गया है कि जो गैप अगर बढ़ाने से इम्यून रिस्पांस बॉडी का इस वैक्सीन के अगेंस्ट बेहतर होता है, और अगर इम्यून रिस्पांस बेहतर है तो आपकी मोर्टेलिटी के चांसेस कम हो जाएंगे, आपके डिजीज़ सिवियरिटी के चांसेस कम हो जाएंगे। तो डेफिनेटली हम उम्मीद करते हैं कि इसके बाद जो है मोर्टेलिटी के चांसेस और कम हो जाएंगे। देखिए, म्यूकरमाइकोसिस यानी ब्लैक फंगस, इसका नाम आपने सुना होगा, जो सीधे आंखों पर असर करता है। ब्लैक फंगस से बचाव का क्या तरीका है, डॉक्टर गौरी आप तक पहुंचा रही है। बच्चे क्योंकि घर पर रिस्ट्रिक्टेड हैं, उनके पास ऑप्शन सब कम हैं, स्कूल बंद होने के बावजूद भी स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा है। तो जब स्क्रीन का इस्तेमाल करें, खासकर बड़े बच्चे, तो ध्यान रखें कि हर 30-45 मिनट के बीच में एक ब्रेक लेना ज़रूरी है, जिसमें वो कोई भी दूर की चीज़ पे फोकस करें, ताकि लगातार पास का ना देखें, आँखों में ज़ोर या दर्द बिल्डअप ना हो। दूसरी चीज़, थोड़ी बहुत देर नेचुरल लाइट का एक्सपोजर, चाहे अब वरांडे में बैठे हैं, बालकनी में बैठे हैं, बाहर जाना पॉसिबल नहीं है, खिड़की के पास किसी भी तरीके से 1 घंटा भर नेचुरल लाइट का एक्सपोजर आँखों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो छोटे बच्चे हैं उनको किसी भी ऐसी एक्टिविटी में, चाहे वाटर गेम हो, चाहे बोर्ड गेम हो, उनमें एंगेज करके रखना, ताकि उनका स्क्रीन टाइम लिमिट हो। तो पहली चीज़, स्क्रीन टाइम छोटे बच्चों के लिए लिमिट की जाए, और बड़े बच्चे जिनके पास ऑप्शन नहीं है स्क्रीन टाइम लिमिट करने की, वो स्क्रीन को देखते देखते बीच में कुछ ब्रेक लें, जिसमें आई ड्रॉप्स, जो आपके डॉक्टर आपको सजेस्ट कर देंगे आइज़ को रिलैक्स करने के लिए, या स्क्रीन से ब्रेक लेके किसी भी दूर की चीज़ पे फोकस करना। और नेचुरल लाइट का एक्सपोजर याद रहे कि बहुत ज़रूरी है, ताकि आँखों का जो रेटिना है वो हेल्दी रहे, उस पर लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट्स ना आए। ABP न्यूज़ आपको रखे आगे।